Students, hope you are doing well. Today we will start a new chapter, chapter 3, that is metals and non-metals. So let us start from the first topic, physical properties of metals and non-metals. So physical properties of metals are, first property, metals in their pure state have a shiny surface. This property is called metallic luster. मेटल के प्योर स्टेट में उसके सरफेस पर शाइन होता है और मेटल के इस प्रॉपर्टी को मेटालिक लस्टर कहा जाता है. Now next property, some metals can be beaten into thin sheets. This property is called malleability. कुछ metals को पीटने पर thin sheet में convert हो जाता है और मेटल के इस प्रॉपर्टी को malleability कहा जाता है. गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट malleable metals. गोल्ड और सिल्वर जो है मोस्ट malleable metals है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी. मेटल्स में एबिलिटी होती है कि उसे खींचने पर वो वायर में कन्वर्ट हो जाए और मेटल की इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहा जाता है. गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल और गोल्ड मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है. अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड. गोल्ड के 1 ग्राम से लगभग 2 किलोमीटर लेंथ का वायर बनाया जा सकता है. Now next property, metals are good conductors of heat and have high melting points. Metals good conductor है heat का और इसका melting point high होता है. High melting points का meaning ये होता है कि metals में बहुत ज्यादा heat देने पर तब वो पिघलता है. The best conductors of heat are silver and copper. Lead and mercury are comparatively poor conductors of heat. कह रहे कि सिल्वर और कॉपर बेस्ट कंडक्टर्स है हीट का और उसके कंपेयर में लेड और मर्करी पुअर कंडक्टर्स है हीट का. Now next property, the metals that produce a sound on striking a hard surface are said to be sonorous. Metals को जब hard surface पर strike किया जाता है तो उससे sound निकलता है और metal के इस property को sonorous कहा जाता है. Now physical property of non-metals. The non-metals are either solids or gaseous except bromine which is a liquid. कह रहा है कि non-metals या तो solid के फॉर्म में पाया जाता है या फिर gaseous के फॉर्म में पाया जाता है और इसका एक्सेप्शन ब्रोमीन है, ये लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है. अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों का पढ़ेंगे, साथ में कुछ एक्सेप्शन को पढ़ेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट इज ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. सभी मेटल्स मरकरी को छोड़कर के रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में पाया जाता है. मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स. मेटल्स का जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है लेकिन ये दोनों एक्सेप्शन में है. गैलियम एंड सीजियम इन दोनों का बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है. These two metals will melt if you keep them on your palm. इन दोनों metals को यदि अपने हथेली पर रखोगे तो वहां भी वो पिघल जाएगा. Now second point, iodine is non-metal but it is lustrous. Iodine non-metal है लेकिन इसमें luster है, shine है. Now third point, carbon is a non-metal that can exist in different forms. Carbon non-metals है और इसके अलग अलग forms पाए जाते हैं. Each form is called an allotrope और इसका हर एक form allotrope कहलाता है. Diamond, an allotrope of carbon, is the hardest natural substances known and has very high melting and boiling point. डायमंड जो कार्बन का एलोट्रोप है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है और इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत हाई होता है. ग्रेफाइट, अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कार्बन का दूसरा एलोट्रोप जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, alkali metals like lithium, sodium, potassium are so soft that they can be cut with a knife. They have low densities and low melting points. alkali metals जैसे lithium, sodium, potassium बहुत soft होता है और इसे knife से काटा जा सकता है. इसकी density बहुत कम होती है और साथ में इसका melting point भी बहुत कम होता है. Most non-metals produce acidic oxide when dissolved in water. On the other hand, most metals give rise to basic oxide. कह रहे कि अधिकतर नॉन मेटल्स वाटर के साथ डिजोल्व होकर के एसिडिक ऑक्साइड बनाता है और वहीं दूसरी तरफ मेटल्स वाटर के साथ डिजोल्व होकर के बेसिक ऑक्साइड्स बनाता है. Now chemical properties of metals. In this topic, we will learn reaction of metals with air, reaction of metals with water, reaction of metals with acids, and reaction of metals with other metal salts. So first topic is what happens when metals are burnt in air. Almost all metals combine with oxygen to form metal oxide. लगभग सभी metals ऑक्सीजन के साथ combine होकर के metal oxide बनाता है. And general reaction is metal plus oxygen, it gives metal oxide. And examples are when copper reacts with oxygen, it gives cupric oxide or copper 2 oxide. Similarly, when aluminium reacts with oxygen, it gives aluminium oxide.
Metal oxides are basic in nature, but some metal oxides such as aluminum oxide, zinc oxide show both acidic as well as basic behavior. Such metal oxide which reacts with both acids as well as bases to produce salt and water are known as amphoteric oxides. कह रहे कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब दोनों ही बिहेवियर को शो करता है, एसिडिक बिहेवियर को भी और बेसिक बिहेवियर को भी। और साथ में ऐसे मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ और बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, और इस तरह के मेटल ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। एंड रिएक्शंस आर aluminum oxides when reacts with hydrochloric acid, it gives aluminum chloride plus water. Aluminum chloride is a salt. Aluminum oxide when reacts with sodium hydroxide, it gives sodium aluminate, it is salt plus water. Okay. Most metal oxides are insoluble in water, but some of these dissolve in water to form alkalis. अधिकतर metal oxide जो है water के साथ insoluble है, लेकिन कुछ metal oxide water के साथ soluble है और वो alkali बनाता है. As for example, sodium oxide in solid state when react with water in liquid state, it gives sodium hydroxide. It is alkali. And next, potassium oxide in solid state when react with water in liquid state, it gives potassium hydroxide in aqueous state, and it is also alkali. Okay. Now reaction of metals with oxygen. जहाँ हम लोग मेटल के साथ ऑक्सीजन का क्या रिएक्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. Metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in the open. Metals जैसे पोटेशियम और सोडियम है, इसे यदि ओपन में रख दिया जाए तो ये बहुत तेजी से रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ. Hence to protect them and to prevent accidental fire, they are kept immersed in the kerosene oil. इन दोनों मेटल को बचाने के लिए या एक्सीडेंटल फायर से बचने के लिए इन दोनों मेटल को केरोसिन ऑयल में इमर्ज करके रखा जाता है, यानी कि डिप करके रखा जाता है. At ordinary temperature, the surface of metals such as magnesium, aluminum, zinc, lead, etc. are covered with a thin layer of oxide. ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर कुछ मेटल्स है जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, ये सब इन सब के ऊपर में एक ऑक्साइड का लेयर बन जाता है. द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन. ये जो ऑक्सीजन का एक लेयर बन जाता है इन मेटल्स पर, ये मेटल को ऑक्सीजन के साथ फर्दर रिएक्शन से रोकता है. Iron does not burn on heating, but iron fillings burn vigorously when sprinkled in the flame of the burner. कह रहा है कि आयरन गर्म करने पर नहीं जलता है, लेकिन आयरन फिलिंग को यदि बर्नर के फ्लेम पर स्प्रिंकल किया जाए यानी बिखेरा जाए तो बहुत तेजी से जल जाता है. Copper does not burn, but the hot metal is coated with a black colored layer of copper oxide. कह रहा है कि कॉपर भी बर्न नहीं होता है, लेकिन हॉट मेटल पर कॉपर ऑक्साइड के ब्लैक कलर को कोट किया जाता है. सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर. सिल्वर और गोल्ड बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट्स विद वाटर. Metals react with water and produce the metal oxide and hydrogen gas. Metals water के साथ react करके metal oxide और hydrogen gas को produce करता है. And general reaction is metal plus water, it gives metal oxide plus oxygen. Next, metal oxide plus water, it gives metal hydroxide. इन दोनों reaction को step reaction कहा जाता है, जिसे आप class 11th में अच्छे से पढ़ोगे. Okay? Metals like potassium and sodium react violently with cold water. In case of sodium and potassium, the reaction is so violent and exothermic that the evolved hydrogen immediately catches fire. कह रहा है कि पोटेशियम और सोडियम कोल्ड वाटर के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट होने के बाद इसमें आग भी लग जाता है और इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है. एंड रिएक्शंस आर पोटेशियम इन सॉलिड स्टेट व्हेन रिएक्ट विथ वाटर इन लिक्विड स्टेट, इट गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस स्टेट प्लस हाइड्रोजन इन गैसियस स्टेट प्लस हीट एनर्जी. एंड नेक्स्ट रिएक्शन इज sodium in solid state when react with water in liquid state, it gives sodium hydroxide in aqueous state, hydrogen in gaseous state plus heat energy. The reaction of calcium with water is less violent. The heat evolved is not sufficient for hydrogen to catch fire. कह रहे कि कैल्शियम के साथ जब वाटर का रिएक्शन कराते हैं तो ये लेस वायलेंट होता है, यानी कम खतरनाक होता है, और इससे जो हीट निकलता है वो इतना ज्यादा हीट नहीं होता है जिससे आग लग सके. एंड रिएक्शन इज calcium in solid state when react with water in liquid state, it gives calcium hydroxide in aqueous state plus hydrogen in gaseous state. Now calcium starts floating because the bubbles of hydrogen gas form stick on the surface of the metal.
कह रहे कि कैल्शियम को जब हम वाटर में देते हैं तो कैल्शियम फ्लोट करने लगता है वाटर में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैल्शियम के सरफेस के ऊपर में बबल्स स्टिक कर जाता है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है और यह हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और यह रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। और मैग्नीशियम को भी जब वाटर में मिलाया जाता है तो वो फ्लोट करने लगता है क्योंकि इसके सरफेस पर भी बबल्स बन जाता है। मेटल्स like aluminum, iron, zinc do not react either with cold or hot water, but they react with steam to form metal oxide and hydrogen. कह रहा है कि कुछ मेटल्स जैसे एल्युमिनियम, आयरन, जिंक ये सब ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन इन सबको जब स्टीम के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो ये रिएक्ट कर जाता है और मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। And reactions are aluminum with solid state when react with water in gaseous state, it means steam, it gives aluminum oxide in solid state plus hydrogen in gaseous state. And next reaction is iron in solid state when react with water in gaseous state, it means steam, it gives iron oxide in solid state plus hydrogen in gaseous state. Now next slide. Metals such as lead, copper, silver and gold do not react with water at all. ये सब मेटल जो है वो किसी भी हालत में वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। Now next topic. What happens when metals reacts with acid? मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? Metals reacts with acid to give a salt and hydrogen gas. मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। And general reaction is metal plus dilute acid, it gives salt plus hydrogen. Hydrogen gas is not evolved when the metal reacts with nitric acid. It is because nitric acid is a strong oxidizing agent. कह रहा है कि जब मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होता है क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, बट मैग्नीशियम and manganese react with very dilute nitric acid to evolve hydrogen gas. लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज बहुत डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। Now next topic is how do metals react with solution of other metal salts. इसको मैं चैप्टर 1 में पढ़ा चुकी हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आप उस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। Now next topic is the reactivity series. Reactivity series को भी मैं एक सेपरेट वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहे तो वहां से पढ़ सकते हैं उसको। ओके, हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। How do metals and non-metals react? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हायर क्लास के लिए तो खास करके, तो इसे जरा ध्यान से समझिएगा। ओके, We learned about the electronic configuration of elements in class 9th. We learned that noble gases which have a completely filled valence shell show little chemical reactivity. क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और साथ में ये भी पढ़े थे कि यदि एलिमेंट का वैलेंस शेल कंप्लीट फिल है तो वो कम रिएक्टिव होता है और कंप्लीट फिल किस एलिमेंट का होता है तो नोबल गैसेस का। ओके, बाकी जितने भी ये थ्योरीज हैं इसको मैं डायरेक्ट टेबल में ही समझाती हूँ। ओके, वहां अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब हम लोग टेबल में पढ़ेंगे। इस टेबल के पहले कॉलम में टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है, सेकंड कॉलम में एलिमेंट्स दिया हुआ है और उसके सिंबल्स दिए हुए हैं, थर्ड कॉलम में इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं एंड लास्ट कॉलम में इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट टाइप ले रहे हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में हीलियम, नियन एंड आर्गन है। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, नियन का है 10, आर्गन का है 18। हीलियम का चूंकि एटॉमिक नंबर 2 है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 2 होंगे और इसका इलेक्ट्रॉन k सेल में चला जाएगा। इसके बाद नियन का एटॉमिक नंबर है 10, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 10 और इन 10 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन k सेल में जाएगा और 8 इलेक्ट्रॉन्स l सेल में जाएगा। नेक्स्ट आता है आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 18 और 18 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स k सेल में जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स l सेल में जाएगा और 8 इलेक्ट्रॉन्स m सेल में चला जाएगा। इसका मतलब कंक्लूजन में हम लोग ये देख रहे हैं कि इन तीनों एलिमेंट का वैलेंस शेल कंप्लीट फिल है और जिस एलिमेंट का वैलेंस शेल कंप्लीट फिल होता है वो कम रिएक्टिव होता है। ओके, तो इन नोबल गैसेस के साथ तो कोई रिएक्शन होने का कम चांस है, तो नोबल गैसेस के साथ रिएक्शन होने का कम चांस है। हम लोग अब सेकंड ग्रुप में आते हैं और सेकंड ग्रुप है मेटल्स का।
मेटल्स में है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, जिसमें से हम लोग दो के बारे में पढ़ेंगे, सोडियम के बारे में और मैग्नीशियम के बारे में। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 11, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह से होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स के सेल में जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स एल सेल में जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन एम सेल में जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, और एटॉमिक नंबर यदि 12 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें 12 होगा, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह से होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स के सेल में जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स एल सेल में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स एम सेल में जाएगा। इन दोनों एलिमेंट में हम लोग देख रहे हैं कि वैलेंस सेल इसका इनकम्प्लीट है, कंप्लीट फिल नहीं है। सोडियम के वैलेंस सेल को यदि कंप्लीट किया जाए तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को इससे हटाना पड़ेगा। ओके, और मैग्नीशियम के वैलेंस सेल को यदि कंप्लीट किया जाए तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटाना पड़ेगा। ओके, इसके लास्ट पॉइंट को याद रखिएगा। अब हम लोग नॉन मेटल्स की बात करते हैं। नॉन मेटल्स में क्लोरीन को लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, और 17 एटॉमिक नंबर है, इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्लोरीन का 17 होगा, और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स के सेल में जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स एल सेल में जाएगा और 7 इलेक्ट्रॉन्स एम सेल में जाएगा। इट मींस यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि क्लोरीन का वैलेंस सेल भी इनकम्प्लीट है। अब क्लोरीन के वैलेंस सेल को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ओके, और ये 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले सकते हैं? तो ये 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले सकते हैं, और जब हम सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्लोरीन को देंगे तो सोडियम एंड क्लोरीन का एक कंपाउंड बन जाएगा जिसको सोडियम क्लोराइड कहा जाएगा, और वो आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहलाएगा जो काफी स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, अब नेक्स्ट मेटल की बात करते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी 1 इलेक्ट्रॉन में डिवाइड कर देंगे। इसका 1 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के पास चला जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी दूसरे क्लोरीन के पास चला जाएगा, और फिर हम लोग का एक न्यू कंपाउंड बन जाएगा, वो होगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, और वो भी आयनिक कंपाउंड होगा या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होगा। ओके, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर से इसी टॉपिक को समझेंगे। यहाँ देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 281, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इस 1 इलेक्ट्रॉन को हटाना है। जब 1 इलेक्ट्रॉन को सोडियम से निकालते हैं तो सोडियम को इस तरह से लिखा जाता है Na+, यानी कि सोडियम कैटायन, और कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे लिखा जाएगा 2N8। ओके, एंड ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम लोग +E करके लिखते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन का साइन माइनस होता है तो यहाँ माइनस साइन है। ओके, फिर क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 287 होता है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन एल सेल में जाता है और 7 इलेक्ट्रॉन एम सेल में जाता है। चूंकि 7 को 8 करने के लिए हम लोग को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो प्लस करके 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देते हैं। ओके, रिएक्टेंट साइड में ही, और इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट साइड में क्या लिखेंगे, क्लोरीन माइनस, यानी कि क्लोरीन एनायन, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस तरह से होगा, 2, 8 and 8, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ अटैच हो गया और ये 7 8 में कन्वर्ट हो गया, राइट। और कंपाउंड किस तरह से बनाएंगे, कंपाउंड इस तरह से बनेगा, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन यानी ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शो करेंगे, एंड क्लोरीन का ये 7 इलेक्ट्रॉन इस तरह से शो करेंगे, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, और इस साइड में 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ स्पेस खाली रहेगा, और इस खाली स्पेस में ही सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और यहाँ देखिए इस तरह से बन जाएगा। और फिर फाइनली हम लोग कैसे लिखेंगे, सोडियम प्लस और Cl के अराउंड में ऑक्टेट पूरा कर देंगे और यहाँ पर माइनस साइन लिखेंगे, और ये कंपाउंड कहलाएगा सोडियम क्लोराइड। ओके, अब हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड को भी देखते हैं कैसे बना है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 282, जिसमें से 2 के सेल में जाएगा, 8 एम सेल में जाएगा और 2 एन सेल में जाएगा। ओके, अब इसके वैलेंस सेल का ऑक्टेट पूरा करने के लिए हम लोग को 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे निकालना पड़ेगा। तो यदि 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड में +2E। ओके, और कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 2N8, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो निकल गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा 2N8, और इसे क्या कहा जाएगा, मैग्नीशियम कैटायन, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन आया है। ओके, अब क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं, 287। ओके, इस 7 को 8 पूरा करने के लिए हम लोग मैग्नीशियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, और वो 1 इलेक्ट्रॉन को रिएक्टेंट साइड में ऐसे लिख देंगे। ओके, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसका हो जाएगा, क्लोराइड एनायन का। क्लोराइड एनायन को माइनस साइन के साथ लिखेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को इस तरह से लिखेंगे 288, राइट। अब इसके बाद हम लोग कंपाउंड बनाएंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन को इस 2 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से शो करेंगे, एंड क्लोरीन का जैसे सोडियम क्लोराइड में किए थे उसी तरह से शो करेंगे, और फिर कंपाउंड बना देंगे।
मैग्नीशियम 2+ एंड क्लोराइड को बिग ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे, यहाँ पर माइनस साइन देंगे और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हो जाएगा 2- चार्ज। ओके, अब हम लोग का ये कंपाउंड भी कंप्लीट हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये भी कहलाएगा आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। The compounds formed in this manner by the transfer of electrons from the metal to a non-metal are known as ionic compounds or electrovalent compounds. पहले ही बता चुके। Now properties of ionic compounds. First, physical nature. Ionic compounds are solids and are somewhat hard because of the strong force of attraction between the positive and negative ions. These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. कह रहा है कि ionic compound solids होता है और hard होता है, इसके ions में force of attraction बहुत ज्यादा होता है और ये brittle nature का होता है, और यदि pressure दिया जाए इसमें तो ये छोटे छोटे pieces में टूट जाता है। Now next point, melting and boiling point. Ionic compounds have high melting and boiling points. This is because a considerable amount of energy is required to break the strong interionic attraction. कह रहा है कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है क्योंकि इसके इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्युबिलिटी. इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स सच एज केरोसिन एंड पेट्रोल ईटीसी. कह रहा है कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स जनरली वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन सॉल्वेंट में जैसे कि केरोसिन और पेट्रोल में insoluble होता है। नेक्स्ट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. आयनिक कंपाउंड जो होता है सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सॉलिड के आयंस का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है ड्यू टू देयर रिजिड नेचर, क्योंकि उसका नेचर क्या होता है, रिजिड होता है, हार्ड होता है। बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन स्टेट. लेकिन आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है मोल्टेन स्टेज में। तो कैसे कर सकता है? दिस इज पॉसिबल in the molten state since the electrostatic force of attraction between the oppositively charged ions are overcome due to the heat. Thus the ions move freely and conduct electricity. कह रहा है कि molten state में electrostatic force overcome हो जाता है heat के through और ionic compound electricity conduct कर सकता है। Now next topic, occurrence of metals. The earth crust is the major source of metals. Seawater also contains some soluble salts such as sodium chloride, magnesium chloride, etc. The elements or compounds which occur naturally in the earth crust are known as minerals. At some places, minerals contain a very high percentage of particular metal and the metal can be profitably extracted from it. These minerals are called ores. कह रहा है कि अर्थ क्रस्ट मेटल का मेजर सोर्स है। सी वाटर पे भी कुछ मेटल के कंपाउंड पाए जाते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, etc. एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो अर्थ क्रस्ट में नेचुरली पाए जाते हैं उसे मिनरल्स कहा जाता है। किसी किसी प्लेस पर मिनरल्स में कुछ हाई परसेंटेज में पर्टिकुलर मेटल पाया जाता है और उसे प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऐसे मिनरल्स को ओर्स कहा जाता है। इन दोनों डेफिनेशन को मैं यहाँ शॉर्ट में लिखी हूँ, देख लीजिए। नेचुरली अकरिंग मेटल्स आर नोन एज मिनरल्स। नेक्स्ट, मिनरल्स विथ हाई परसेंटेज ऑफ मेटल्स आर नोन एज ओर्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. Some metals are found in the earth crust in the free state. Some are found in the form of their compounds. The metals at the bottom of the activity series are the least reactive. कह रहा है कि कुछ metals जो है अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं और कुछ कंपाउंड के स्टेट में पाए जाते हैं, और एक्टिविटी सीरीज के बॉटम में जो मेटल्स पाए जाते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। They are often found in a free state. For example, gold, silver, platinum and copper are found in the free state. कह रहा है कि रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम में जो मेटल्स पाए जाते हैं वो अक्सर फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, ये सब फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स। कह रहा है कि कॉपर और सिल्वर जो है उसके कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है और वो कंबाइंड स्टेट है सल्फाइड का एंड ऑक्साइड का। The metals at the top of the activity series like potassium, sodium, calcium, magnesium or aluminum are so reactive that they are never found in the nature as a free elements. कह रहा है कि रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज के अपर साइड में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज लाइक जिंक, आयरन, lead, etc. are moderately reactive. They are found in the earth crust mainly as oxides, sulfides और carbonates. कह रहा है कि रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज के मिडिल में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं या मेटल्स पाए जाते हैं वो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। मॉडरेटली रिएक्टिव का मतलब ये होता है कि वो मेटल्स ना तो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ना ही कम रिएक्टिव होते हैं। ओके,
और एक्टिविटी सीरीज के मिडिल में जो मेटल्स पाए जाते हैं वो जनरली ऑक्साइड, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। Thus, on the basis of reactivity, we can group the metals into following three categories. First, metals of low reactivity. Second, metals of medium reactivity. And third, metals of high reactivity. Metals को इन तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया। Different techniques are to be used for obtaining the metals falling in each categories. कह रहा है कि इन तीनों कैटेगरीज के लिए डिफरेंट टेक्निक्स अपनाए जाते हैं मेटल्स को ऑब्टेन करने के लिए, निकालने के लिए। A summary of these steps is given in figure 3.10. इस फिगर में टेक्निक्स के समरी दिए हुए हैं। ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और ये थ्री कैटेगरीज दिए गए हैं। Metals of high reactivity, metals of medium reactivity, metals of low reactivity. Metals of high reactivity को electrolysis method से obtain किया जाता है, निकाला जाता है। ओके, metals of medium reactivity में जो metals आते हैं वो दो फॉर्म में पाए जाते हैं, कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं या फिर सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। यदि कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं तो कैल्सिनेशन मेथड से उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, और यदि सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं तो उसे रोस्टिंग मेथड से ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर मेटल के ऑक्साइड को रिडक्शन मेथड के द्वारा प्यूरिफाई किया जाता है। अब हम लोग थर्ड कैटेगरी को देखते हैं, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। इस कैटेगरी में जो मेटल पाए जाते हैं वो सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, और सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाने वाले मेटल्स को रोस्टिंग मेथड से निकाला जाता है, और निकाले हुए मेटल्स को फिर से रिफाइन किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि मिनरल से किस तरह ज्यादा से ज्यादा ओर्स निकाला जा सकता है। ओके, ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी सच एज सॉइल, सैंड, ईटीसी कॉल्ड गैंग। कह रहे हैं कि ओर्स जो अर्थ से निकाला जाता है उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज होते हैं, लाइक सॉइल, सैंड, ईटीसी, और जब ओर इम्प्योरिटी के साथ होता है तो उसे गैंग कहा जाता है। इस डेफिनेशन को भी मैं यहाँ शॉर्ट में लिखी हूँ याद करने के लिए। यहाँ देख लीजिए, ओर्स प्लस सॉइल प्लस सैंड इक्वल्स टू गैंग। द इम्प्योरिटी मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। कह रहे हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से पहले इम्प्योरिटी जो होती है ओर में उसे जरूर निकाल लेना चाहिए। The process used for removing the gangue from the ore are based on differences between the physical or chemical properties of gangue and the ore. कह रहा है कि गैंग और ओर के बीच में जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस गैंग से किस तरह से इम्प्योरिटी को निकाला जाए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्टिविटी सीरीज के लो में जो मेटल्स पाए जाते हैं उसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम में जो मेटल्स पाए जाते हैं वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। ओके, और वो सल्फाइड के फॉर्म में जनरली पाए जाते हैं। तो उस मेटल के सल्फाइड फॉर्म को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है, और जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ऑक्साइड्स को गर्म किया जाता है जिससे उसका प्योर फॉर्म निकल जाता है। अब रिएक्शन को देख लेते हैं। HgS in solid state when react with O2 in gaseous state it gives HgO in solid state plus SO2 in gaseous state. Again, HgO when heated it gives Hg in liquid state plus O2 in gaseous state. Similarly for copper. Now next topic, extracting metals in the middle of the activity series. इस टॉपिक में हम लोग एक्टिविटी सीरीज के मिडिल में जो मेटल्स पाए जाते हैं उसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा वो पढ़ेंगे। The sulfide ores are converted into oxides by heating strongly in the presence of excess air. This process is known as roasting. क्या कर रहा है, सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए एक्सेस एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है, और इस प्रोसेस को रोस्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, द कार्बोनेट ओर आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। अब कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए लिमिटेड अमाउंट में एयर जब रहता है तब रिएक्शन कराया जाता है, और इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहा जाता है। अब इन दोनों प्रोसेस के नाम को कैसे याद कीजिएगा, देख लीजिए, यहाँ सल्फाइड, एक्सेस एंड रोस्टिंग सब में SSS आ रहा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, सल्फाइड एक्सेस एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, और इस रिएक्शन को रोस्टिंग कहते हैं। दूसरे के लिए देखते हैं, दूसरा है कार्बोनेट ओर। कार्बोनेट ओर को लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है और उसको कहा जाता है कैल्सिनेशन। C से कार्बोनेट और C से कैल्सिनेशन। इस तरह से आप दोनों प्रोसेस को याद कर सकते हैं, और इन दोनों टर्म से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रोस्टिंग एंड व्हाट इज कैल्सिनेशन। अब रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। रोस्टिंग का रिएक्शन है ZnS in solid state when react with oxygen in gaseous state it gives
ZnO in solid state plus SO2 in gaseous state. अब कार्बोनेट का रिएक्शन देख लेते हैं. ZnCO3 in solid state when heated it gives ZnO in solid state plus CO2 in gaseous state. फिर इन दोनों ऑक्साइड को रिडक्शन मेथड के थ्रू प्यूरिफाई करेंगे. ओके. The metal oxide are then reduced to the corresponding metals by using suitable reducing agents such as carbon. For example, when zinc oxide is heated with carbon, it is reduced to metallic zinc. क्या कर रहा है इसमें कि मेटल ऑक्साइड को रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करके जिंक में कन्वर्ट कर देता है. रिएक्शन यहाँ देख लेते हैं. ZnO in solid state when react with carbon in solid state it gives zinc in solid state plus carbon monoxide in gaseous state. Okay. Sometimes displacement reaction can also be used. कभी-कभी displacement reaction भी इसके लिए यूज किया जाता है रिडक्शन मेथड के लिए. The highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminium, etc. are used as reducing agent. और इसके लिए इन सब एलिमेंट का यूज किया जाता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम का, कैल्शियम का और एल्युमिनियम का. Because they can displace metal of lower reactivity from their compounds. क्योंकि ये क्या करता है, लोअर रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से बाहर निकाल देता है, डिस्प्लेस कर देता है. रिएक्शन इस तरह से MnO2 in solid state when react with aluminum in solid state it gives Mn in liquid state plus Al2O3 in solid state plus heat. चूंकि इस रिएक्शन में हीट भी प्रोड्यूस होता है इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब एक डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं. द रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड और Fe2O3 with aluminium is used to join railway tracks or cracked machine parts. This reaction is known as Kermit reaction. इस रिएक्शन को आप लोग क्लास 12th में अच्छे से पढ़ोगे. ओके. इस डेफिनेशन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन होता है तो इसे भी आप लर्न कर लीजिएगा. और रिएक्शन क्या होगा, Fe2O3 in solid state when react with aluminium in solid state it gives Fe liquid state plus Al2O3 in solid state plus heat. Okay. Now next topic, extracting metals towards the top of the activity series. इस टॉपिक में हम लोग एक्टिविटी सीरीज के टॉप में जो एलिमेंट्स होते हैं या मेटल्स होते हैं उसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको पढ़ेंगे. ठीक है. तो एक्टिविटी सीरीज के टॉप में जो मेटल्स पाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं. उस रिएक्टिव मेटल्स को हम लोग रिडक्शन मेथड से प्यूरिफाई नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से प्यूरिफाई करते हैं. ओके. The metals high up in the reactivity series are very reactive. They cannot be obtained from their compound by heating with carbon. बता चुके हैं ये. These metals are obtained by electrolytic reduction. For example, sodium, magnesium and calcium are obtained by the electrolysis of their molten chlorides. कह रहे हैं कि इन सब metals जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है, इसके मोल्टेन स्टेज में जब क्लोराइड के फॉर्म में पाया जाता है तो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से इसे ऑब्टेन किया जाता है. ओके. द मेटल्स आर डिपोजिटेड एट द कैथोड और द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स, whereas chlorine is liberated at the anode or the positively charged electrodes. The reactions are these. क्या कर रहा है कि मेटल जो है वो कैथोड पर जो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है वहां जाके जमा हो जाता है और क्लोरीन जो है वो एनोड पर जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वहां जाकर के लिबरेट हो जाता है, यानी कि निकलता है वहां. ओके. और रिएक्शन इस तरह से, कैथोड का रिएक्शन होगा Na plus E, it gives Na. एंड एनोड का रिएक्शन होगा 2Cl minus, it gives Cl2 plus 2E. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स. और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक को क्लास 12th में चैप्टर 3 में ही पढ़िएगा. ओके. द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब अबव आर नॉट वेरी प्योर. कह रहा है कि जितने भी मेथड हम लोग पढ़े रिडक्शन मेथड, उन सब मेथड से जो मेटल को निकाला जाता है वो प्योर नहीं होता है. They contain impurities which must be removed to obtain pure metals. The most widely used method for refining impure metals is electrolytic refining. उन सब मेथड से जो हम लोग प्योर मेटल को निकाले थे उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज होते हैं और उस इम्प्योरिटीज को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से प्योर किया जाता है. नाउ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. मेनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, silver, gold, etc. are refined electrolytically. In this process, the impure metal is made up of anode and the strip of pure metal is made up of cathode. A solution of metal salt is used as an electrolyte. The apparatus is set up as shown in figure 3.12. पहले थ्योरी को पढ़ देते हैं फिर फिगर से समझा देंगे. ओके.
On passing the current through the electrolyte, the pure metal from the anode dissolve into the electrolyte. An equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode. The soluble impurities go into the solution, whereas insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and are known as anode mud. Okay? अब हम लोग डायग्राम से समझेंगे कि कैसे कैसे रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए हम लोग एक टब लेते हैं और टब में दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। एक इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाता है जिसका नेगेटिव चार्ज होता है और दूसरा इलेक्ट्रोड एनोड कहलाता है जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है। जिस मेटल का हमें रिफाइनिंग करना है उस मेटल के प्योर सीड से कैथोड बनाया जाता है और इम्प्योर सीड से एनोड बनाया जाता है और इस टब में उसी मेटल का सॉल्ट को एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है। ओके, और फिर इस इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट कर दिया जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है, इम्प्योर मेटल जो एनोड में है वो डिसोसिएट हो जाता है और डिसोसिएट होकर के उसका कॉपर इलेक्ट्रोलाइट में जाकर के घुल जाता है। जो इम्प्योरिटी घुलने लायक होता है वो तो इलेक्ट्रोलाइट के साथ घुल जाता है और जो इम्प्योरिटी नहीं घुलने लायक होता है वो एनोड के ठीक नीचे में बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइट में जितना प्योर मेटल एनोड से मिक्स हुआ है उतना ही प्योर मेटल इलेक्ट्रोलाइट से कैथोड पर जाकर के डिपॉजिट हो जाता है और इस तरह का प्रोसेस चलता रहता है और फिर हम लोग कैथोड से प्योर मेटल को निकाल लेते हैं। ओके, यहाँ कॉपर का एग्जांपल लिया गया है, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और यहाँ पर कैथोड जो है वो प्योर कॉपर से बना हुआ है और एनोड जो है वो इम्प्योर कॉपर से बना हुआ है। ओके, now second last topic, corrosion. You have learned the following about corrosion in chapter 1. Chapter 1 में आप corrosion के बारे में पढ़ चुके हैं। First point, silver articles become black after some time when exposed to air. This is because it reacts with sulfur in the air to form a coating of silver sulfide. कह रहा है कि सिल्वर का आर्टिकल्स को यदि ओपन में छोड़ दिया जाए, एक्सपोज कर दिया जाए तो ब्लैक कलर का हो जाता है। इसका रीजन ये है कि एयर में जो सल्फर होता है उसके साथ वो रिएक्ट कर जाता है और सिल्वर सल्फाइड बना देता है और सिल्वर सल्फाइड का कलर ब्लैक हो जाता है। Now second point, copper reacts with moist carbon dioxide in the air and slowly loses its shiny brown surface and gains a green coat. This green substance is basic copper carbonate. क्या कह रहा है कि कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके धीरे धीरे अपने ब्राउन साइन को खत्म कर देता है और ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है और ये ग्रीन कलर जो है वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। Now third point, iron when exposed to moist air for a long time acquires a coating of brown flaky substance called rust. इसमें कह रहा है कि आयरन जब मॉइस्ट एयर में काफी देर तक एक्सपोज होता है तो आयरन के ऊपर ब्राउन कलर का फैकी सब्सटेंस का कोट बन जाता है और उसे रस्ट कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि कोरोजन से किस तरह से बचा जा सकता है। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग अलॉयज। इन सब मेथड से कोरोजन से बचा जा सकता है। गैल्वेनाइजेशन इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन from rusting by coating them with a thin layer of zinc. गैल्वेनाइजेशन मेथड में जिंक का एक लेयर कोट किया जाता है जिस मेटल को रस्टिंग से बचाना होता है। Now Alloying is a very good method of improving the properties of a metal. Alloying method से हम लोग किसी भी मेटल के प्रॉपर्टीज को improve कर सकते हैं। For example, iron is most widely used metal, but it is never used in its pure state. This is because pure iron is very soft and stretched easily when hot. कह रहा है कि आयरन का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है लेकिन इसके प्योर स्टेट को हम लोग यूज नहीं करते हैं। इसका कारण ये है कि आयरन का प्योर स्टेट जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और स्ट्रेचेबल होता है जब उसे गर्म किया जाता है। बट इफ इट इज मिक्स्ड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अबाउट 0.05%, इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। लेकिन जब आयरन में इतना परसेंट कार्बन को मिलाया जाता है तो वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और तब उसको हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। When iron is mixed with nickel and chromium, we get stainless steel. जब आयरन में निकल और क्रोमियम को मिक्स किया जाता है तो वो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, एग्जाम में आता है। Which is hard and does not rust. और स्टेनलेस स्टील जो होता है वो बहुत हार्ड होता है और इसमें रस्ट नहीं लगता है। नाउ नेक्स्ट लाइन, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन है, इसे भी लर्न कर लीजिएगा, अक्सर आ जाता है एग्जाम में। An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or metal and a non-metal. कह रहा है कि एलॉय जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर है, वो दो या दो से ज्यादा मेटल का मिक्सचर है या फिर मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर है। ओके, इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल एंड देन डिसॉल्विंग द अदर एलिमेंट इन इट in definite proportions. It is then cooled to room temperature. एलॉय बनाने के लिए सबसे पहले प्राइमरी मेटल को मेल्ट किया जाता है, फिर इसमें दूसरे एलिमेंट्स को मिलाया जाता है और फिर रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर दिया जाता है।
Now next line, it is a last important line. If one of the metal is mercury, then alloy is known as an amalgam. कह रहा है कि alloy का यदि एक मेटल मरकरी है तो उस alloy को amalgam कहा जाता है. Now chapter is over. That's it. यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा.